बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706/32 उसका मई जून 2021 का पेपर 3 करने जा रहे हैं। और ये ए लेवल अकाउंटिंग इसकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं 4 ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के अंदर भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका आखिरी सवाल करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बजटिंग से रिलेट्स करता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के अंदर डिफरेंट किस्म के हम बजट बना रहे होते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का जो ताल्लुक है वो प्लानिंग और डे टू डे ऑपरेशन के अंदर मैनेजमेंट को हेल्प आउट करना डिफरेंट रिपोर्ट्स के ज़रिए, जिनकी बेसिस के ऊपर मैनेजमेंट जो है फिर डिसीजन मेकिंग करती है। तो दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट बजटिंग एंड प्लानिंग, बिकॉज यू गो फॉर अहेड और आप सोच रहे होते हैं कि यार फ्यूचर के अंदर क्या होगा, मैं अपने रिसीवेबल को कैसे मैनेज करूंगा, कैश मेरे पास कितना होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा, पेबल की क्या पोजीशन है। तो दीज आर द थिंग्स जो आप नॉर्मली बना रहे होते हैं, बजटिंग एंड प्लानिंग कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या कहता है। वाई लिमिटेड इज़ अ रिटेल बिजनेस, रिटेल का बिजनेस है इनका। द डायरेक्टर ऑफ W लिमिटेड आर प्रिपेयरिंग द बजट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के महीने का ये बजट बना रहे हैं। द कंपनी मैक्स ऑल सेल्स ऑन क्रेडिट, कंपनी तमाम सेल्स क्रेडिट के ऊपर करती है। द कंपनीज पॉलिसी इज़ टू अलाउ अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ, के 1 मंथ का इनका क्रेडिट पॉलिसी है कि जो भी कस्टमर को ये क्रेडिट के अंदर बेचेंगे वो 1 मंथ के अंदर कस्टमर को पे बैक करना चाहिए, कि वापस कर देना चाहिए, वो पैसे दे दे। रिसीवेबल कलेक्शन जो है वो हो जाए 1 मंथ के अंदर। एक्चुअल सेल्स है, अप्रैल की सेल्स 240,000 दी हुई है, मई की सेल्स 250,000 दी हुई है और जून की सेल्स 300,000 दी हुई है। एन एनालिसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल फॉर सेल्स इन अप्रैल एंड मई इज एज फॉलोज। अप्रैल एंड मई के अंदर जो कलेक्शन का जो ट्रेंड है वो कुछ इस तरीके से है कि 50% आर कलेक्टेड इन द फर्स्ट मंथ आफ्टर सेल, के फर्स्ट मंथ जो भी आप माल बेचेंगे उसका 50% जो है नेक्स्ट मंथ के अंदर कलेक्ट होगा जाके। इसे 240,000 है, अप्रैल के अंदर कोई कलेक्शन नहीं होगा। जब हम मई के अंदर आएंगे तो मई में इसका 50% अगर मैं निकालूं तो 120,000 जो है वो रिसीव होगा मई के अंदर। 30% आर कलेक्टेड इन द सेकेंड मंथ ऑफ सेल्स और इसी 240,000 का 30% जो कलेक्ट होगा वो होगा आपका सेकंड मंथ में। तो 240,000 मल्टीप्लाइड बाई 30% 72,000 बनते हैं ये 72,000 कलेक्शन ये होगा। और बाकी 20% जो है यानी अप्रैल की सेल्स का जो 20% है फिर वो जुलाई के अंदर जाके होगा, ये जुलाई के अंदर। और वो कितना होगा 240,000 का 20% अगर मैं निकालूं तो 48,000 बनता है ये। 48,000 इन तीनों को मिलाएं तो ये बनेगा। इसका मकसद है अप्रैल में जो माल आपने बेचा वो 3 मंथ्स में कलेक्शन होगा, क्योंकि पॉलिसी ये है कि 50% आर कलेक्टेड इन द फर्स्ट मंथ आफ्टर सेल्स, 30% आर कलेक्टेड इन द सेकंड मंथ जो हमने जैसे निकाला, और 20% आर कलेक्टेड इन द थर्ड मंथ ऑफ सेल्स। इसी तरीके से मई के महीने में अगर आप आएंगे तो मई के महीने में कोई कलेक्शन नहीं होगी, जून के महीने में इसका 50% मिलेगा। तो जून के महीने में इसका 50% अगर मैं निकालूँ तो ये बनेगा 125,000 और जून के महीने में इस महीने के अंदर जाके। और फिर जुलाई के अंदर कितना आएगा, जुलाई के अंदर 30% इसका रिसीव होगा। तो 250,000 का 30% जुलाई में रिसीव होगा, यानी 75,000 बनते हैं। और फिर अगस्त के अंदर इसका कलेक्शन होगा। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये पैटर्न है इनका। द सेम पैटर्न इज एक्सपेक्टेड टू अप्लाई टू जून एंड जुलाई सेल्स। जून और जुलाई के अंदर भी यही पैटर्न फॉलो होगा। बजटेड सेल्स जुलाई की उसने आपको दी हुई है और अगस्त की भी सेल्स उसने आपको दी हुई है। कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर। ए कहता है स्टेट 2 बेनिफिट्स टू अ बिजनेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट। देखें बजट जब हम बनाते हैं तो हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, एक्चुअल जो रिजल्ट्स होंगे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। कंट्रोलिंग थ्रू मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग के लिए कुछ होगा ही नहीं आपके पास, आपने सोचा ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या करना है, तो जो एक्चुअल हैपनिंग्स हो रही होंगी
उसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो मॉनिटरिंग का एक बजटिंग एंड प्लानिंग मॉनिटरिंग का एक टूल है। फिर बजट सारी कंपनी के डिपार्टमेंट्स मिलकर बनाते हैं, क्योंकि ओवरऑल पर्पस ये होता है कि बिजनेस को ढंग से चलाएं। तो सब लोग डिपार्टमेंट्स, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर उनकी कोऑर्डिनेशन हो जाती है। प्रोडक्शन वाला बताएगा कि प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि सप्लाई चेन वाला सामने आए। सप्लाई चेन वाला जब आएगा तो फिर लेबर भी चाहिए, एचआर वाले भी आ जाएंगे, एचआर वाले आएंगे तो फाइनेंस वाला भी आएगा कि वो बताएगा कि पैसा कितना पड़ा हुआ है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं इन सब का कोऑर्डिनेशन होगा तो फिर बजट बनेगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन आपकी इम्प्रूव हो जाती है, आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं, और अगर कोई डेविएशंस हो रहे हैं प्लानिंग से तो फिर डेविएशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि बेटर रिजल्ट्स आपके अचीव होते हैं। प्लानिंग जितनी बजटिंग प्लानिंग आपकी अच्छी होगी, जो आपने प्लान जितना बेहतर किया होगा, इतना बिजनेस आपका प्रोग्रेस करेगा और एक्चुअल रिजल्ट्स को आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स जो हैं वो ये सारे हैं जो मैंने बताया। असिस्ट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के अंदर से टारगेट आप सेट कर रहे होते हैं, कंट्रोलिंग बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद बजट्स आप कर रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं। जिन डिपार्टमेंट्स अपना बजट अचीव कर लेते हैं, आप उनके KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बेहतर हो जाते हैं, उनको परफॉर्मेंस की बुनियाद पे जो उनकी असेसमेंट होती है वो बेहतर होती है, तो मॉनेटरी रिवार्ड्स भी उनको अच्छे मिल रहे होते हैं। कोऑर्डिनेशन मैंने बताया, डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाती है। मैनेज रिसोर्सेज एफिशिएंटली, कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं बिजनेस के, क्योंकि आप प्लानिंग करते हुए सारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करेंगे ताकि आपकी सिनर्जी ड्राइव हो। तो एक ये भी हो जाता है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। बजट नहीं बनाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आएगी? जो दिल चाहेगा कर रहा होगा आप उसे कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो बजटिंग एंड प्लानिंग के अंदर आपको हेल्प आउट करते हैं। आगे कहता है कि प्रिपेयर द ट्रेड रिसीवेबल बजट फॉर जुलाई के महीने का ट्रेड रिसीवेबल का बजट बनाएं। कमेंट ऑन W लिमिटेड्स एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, सजेस्ट 3 वेज टू इम्प्रूव मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। के बजट बनाना है हमें। फिर जो बजट है फिर ट्रेड रिसीवेबल की मैनेजमेंट W लिमिटेड जो है वो बेहतर कर रही है नहीं कर रही है, उस पर कमेंट करना है। फिर उसके बाद हमें सजेशन देनी है 3 के यार किस तरीके से वो अपनी ओवरऑल ट्रेड रिसीवेबल को बेहतर कर सकते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल का मकसद है जुलाई के महीने में कितना ट्रेड रिसीवेबल है जो आपको रिसीव करना होगा, यानी यू आर गोइंग टू से कि आउटस्टैंडिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है। तो जब आप आउटस्टैंडिंग निकालने जाएंगे तो देखिए आउटस्टैंडिंग किस तरीके से निकालेंगे। अमाउंट आउटस्टैंडिंग आप निकालें। सबसे पहले तो देखें ये जो आपका जो जून की जो सेल है, अगर हम जून से शुरू करें तो जून के महीने में ये 300,000 की जो सेल्स नज़र आ रही है आपको, इसका तो जून में कुछ भी कलेक्शन रिसीव नहीं हुआ। जो कुछ रिसीव होगा वो जुलाई के अंदर जाके होगा। हम जुलाई का ही ट्रेड रिसीवेबल बना रहे हैं, तो जुलाई में 50% रिसीव तो होगा, लेकिन हम पहले उसे ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दिखाएंगे। तो ये 300,000 का 100%, क्योंकि 50% जुलाई में रिसीव होगा तो जुलाई का ये आउटस्टैंडिंग भी है, जुलाई के एंड में रिसीव होगा तो जुलाई का पहले हम ट्रेड रिसीवेबल दिखा रहे हैं। तो 100% जो है वो जुलाई के मंथ्स के अंदर ये ट्रेड रिसीवेबल खड़ा हुआ है, और जुलाई के एंड में 50% जो है आपको रिसीव हो जाएगा। तो पहले ट्रेड रिसीवेबल के अंदर इसको शो कर रहे हैं 100%। इसी तरीके से मई के महीने की जो सेल्स है आपको पता है मई के महीने के 50% जो है वो जून के अंदर रिसीव हो गए, जो उसकी पॉलिसी है। और जुलाई में पूरे 50% जो है वो जुलाई के अंदर खड़े हुए हैं इसके, जिसमें से 30% वो जुलाई में देगा। लेकिन पहले आप रिसीवेबल में दिखा दें तो 50% देखें आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। और अप्रैल के महीने की पोजीशन ये है कि 50% उसका मई के अंदर मिल गया, 30% जून में मिल गया, और जुलाई के अंदर 20% अभी आपको रिसीव करना है। तो ये 240,000 का 20% ये आ गया, ये सबसे पहले आपने निकाला। तो ये आपके पास आ गया ओपनिंग जुलाई के महीने का ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। कौन सा है? बैलेंस BD का मकसद है 1 जुलाई को ये बैलेंस आपके पास खड़ा हुआ था जो आपको रिसीव करना था। अब ये आपके पास आ गया 473,000, आप देख रहे होंगे इस तरीके से हमने निकाल लिया। सेल्स फॉर द मंथ, जुलाई की अपने महीने की सेल्स क्या है, एक्चुअल सेल्स तो दी नहीं है उसने, लेकिन जुलाई के महीने की एक्सपेक्टेड सेल्स दी हुई है। तो ये पूरे का पूरा ट्रेड रिसीवेबल खड़ा हो गया आपके, क्योंकि जिस महीने सेल्स होती है उस महीने मिलता तो आपको कुछ नहीं है। तो ये पूरा ट्रेड रिसीवेबल 280,000 का आपने यहाँ खड़ा कर दिया लाके। ये ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग इतना था, इतना हो गया। फिर कलेक्शन निकालने, अब कलेक्शन जब निकालने आएंगे तो आपको पता है कि जून के महीने की जो 300,000 की सेल्स थी उसका 50% जुलाई में मिलेगा, तो इसका 50% देखिए हमने यहाँ निकाल लिया। मई के महीने की जो सेल्स थी 250,000, उसका 30%, 50% उसका जून में आ गया, 30% जुलाई में आएगा, तो इसका 30% हमने 250,000 का यहाँ निकाल लिया।
और जो अप्रैल के महीने की सेल्स है उसका 20%, क्योंकि 50% जो है मई के महीने में मिल गया, 30% जून में मिल गया, अब 20% जुलाई में मिलेगा। तो इसका 20% आपने निकाला तो आपको पता चला कि जुलाई के महीने के अंदर टोटल जो कलेक्शन आपका हुआ है वो 273,000 हुआ है। तो आप ज़िंदगी आसान हो गई कि ओपनिंग इतना खड़ा हुआ था, इतना आपकी सेल्स है उस महीने की, ये पूरा ट्रेड रिसीवेबल है और इतना आपने कलेक्शन कर लिया। तो सेल्स को और ओपनिंग को प्लस करके कलेक्शन को माइनस कर दे तो बैलेंस सीडी आ जाएगा। इसका मकसद है जुलाई के महीने का जो ट्रेड रिसीवेबल आपके पास है वो 480,000 है जो आपको रिसीव करना है। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो ओपनिंग बैलेंस कम था और एंडिंग बैलेंस ज़्यादा हो गया। ये ओपनिंग बैलेंस था, ये एंडिंग बैलेंस है। इसका मकसद है वेरी पुअर क्रेडिट मैनेजमेंट। इस कंपनी के डब्ल्यू लिमिटेड की जो क्रेडिट मैनेजमेंट है वो बहुत ख़राब है, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है जो इन्होंने हमें सवाल के अंदर बताई वो ये कहते हैं कि 1 मंथ अलाउ ए क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ, के 1 मंथ के अंदर तो कस्टमर को पैसे दे देने चाहिए। इसका मकसद हुआ कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। आप उन कस्टमर्स को पैसे दे रहे हैं, सॉरी माल बेच रहे हैं जो कस्टमर टाइम के ऊपर पैसे ही नहीं देते। आपको तो माल ही नहीं बेचना चाहिए, उनको कैश के ऊपर देना चाहिए। तो मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, रिपोर्ट्स प्रॉपर बननी चाहिए, फॉलोअप करना चाहिए। सेल्स की टीम क्या कर रही है? फाइनेंस वाला तो इसको निकाल कर रहा है, लेकिन सेल्स के लोग जो हैं वो इसको क्यों नहीं देख रहे हैं? वो ये पैसा कंपनी का क्यों स्टॉकअप करा रहे हैं? जब आपकी पॉलिसी ये है तो इस पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। तो ये आप देख रहे होंगे कि इसकी जो पॉलिसी है वो बेहतर नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल्स आर नॉट वेल मैनेज, कोई मैनेज प्रॉपर तौर पे नहीं हो रहा है, हमने भी देखा। ओनली 50% ऑफ क्रेडिट कस्टमर एडहियर टू द कंपनीज पॉलिसी ऑफ पैइंग इन 1 मंथ आफ्टर सेल, के 1 मंथ आफ्टर सेल में 50% कस्टमर्स जो हैं, 50% क्योंकि मिल रहा है तो वो 50% तो दे रहे हैं, लेकिन बाकी पर 30% और 20% वो फिर 2 महीने के बाद और तीसरे महीने में देते हैं। पोटेंशियली लिक्विडिटी कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, ये फिर कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आपका खड़ा हो जाएगा, क्योंकि माल बनाने के लिए आपको पैसा चाहिए, तनख्वाहें देने के लिए पैसा चाहिए, सेल्स की टीम के लिए पैसा चाहिए। जब पैसा बेचने के बाद इतनी लेट आपके पास आ रहा है तो आपका वर्किंग कैपिटल जो है, क्योंकि करंट एसेट्स आपके जो है वो कम हो गए, लिक्विडिटी आपके पास कम है, तो ये पोटेंशियल प्रॉब्लम लिक्विडिटी की क्रिएट हो जाएगी। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इरिकवरेबल डेट्स, जो पैसा कस्टमर दे ही नहीं रहे हैं, इतना डिले तो हो सकता है वो फिर बैंकरप्ट हो जाएं, वो पैसा दे ही नहीं है आपको, तो इरिकवरेबल डेट्स आपका सीधा सीधा लॉस हो जाएगा आपका, इसकी भी चांसेस बढ़ जाएंगे। लॉन्ग आउटस्टैंडिंग डेट्स आर नॉट फॉलोड अप, और पुअर क्रेडिट कंट्रोल के जो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है उनको फॉलोअप नहीं कर रहे हैं लोग, जाके पॉलिसी कुछ और है कंपनी की 1 मंथ आफ्टर सेल, और यहाँ तो तीसरे महीने जाके पेमेंट हो रही है। और वो भी अभी हम देख कर आ रहे हैं कि ओपनिंग कम था और एंडिंग जो है वो ज़्यादा आ गया। देख रहे हैं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है वो कम था और एंडिंग ज़्यादा है। इसका मकसद है आप माल बेचने के बाद ट्रेड रिसीवेबल तो आपका बढ़ रहा है, हालांकि इसको कम होना चाहिए। तो ये आपकी स्टोरी है। उसके बाद क्रेडिट रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर्स आर नॉट चेक थारोली, ये भी हो सकता है कि कस्टमर्स को माल तो बेच रहे हैं लेकिन आप उनके रेफरेंसेस चेक नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ये कस्टमर ही ऐसे हों जो पैसा टाइम पे नहीं देते हों, तो आप ना दें, न्यू कस्टमर्स फाइंड आउट करें। सेल्स के लोगों का काम है कि वो जाके करें, अगर ये नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। तो ये इसके रीजंस हैं। इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? यूज़ द सर्विसेज ऑफ ए क्रेडिट कंट्रोलर, पूरा एक डिपार्टमेंट आप बना लें कंपनी के अंदर जिसमें क्रेडिट कंट्रोलर रखें, जिसकी जिम्मेदारी लगाएं कि वो फॉलोअप करेगा, प्रॉपर जाएगा, चेक करेगा कि सेल्स के लोग जो हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग प्रॉपर तौर पे माल बेच रहे हैं, कस्टमर्स ये सही है नहीं है। और जैसे ही 1 मंथ गुजरेगा वो अलाउ नहीं करेगा कि भाई इन कस्टमर्स को आप माल बेच ही नहीं सकते, क्योंकि इनके यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अभी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है इनकी। सेंड मंथली स्टेटमेंट, हर कस्टमर का मंथली स्टेटमेंट निकाल के भेजें उनको कि भाई ये पैसे आप क्यों नहीं दे रहे हैं। अंडरटेक क्रेडिट रेफरेंसेस चेक, उसके बाद ये बाकी जाके कस्टमर्स को देखें जो कस्टमर्स को माल बेचते हैं उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर है नहीं है, उनसे बैंक स्टेटमेंट मांगें, उनसे डॉक्यूमेंटेशन करें पूरी कि भाई आपके पास पैसे हैं, हम अपना माल आपको भेज रहे हैं, टाइम पे पैसे आप दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। इम्पोज इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट, ये भी इंटरेस्ट लगाएं, जो कस्टमर टाइम के ऊपर पैसा नहीं देते उन पर चार्जेस लगाएं। लेट पेमेंट सरचार्ज हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ऐसे आप देखते होंगे क्या कराची इलेक्ट्रिक हो गया या यूटिलिटी कंपनीज़ के जो बिल होते हैं, अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करें तो उस पर सरचार्ज लगकर आ जाता है। तो इस किस्म की पॉलिसी आप अडॉप्ट करें। स्टॉप सेलिंग गुड्स टू कस्टमर विद ओवरड्यू अकाउंट्स, के जिनके ओवरड्यू हो गए कस्टमर के अकाउंट्स, उनको माल आप ना दें, स्टॉप कर दें उनको। अलाउ कैश डिस्काउंट आप अलाउ करें, कस्टमर को मोटिवेट करें कि हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे अगर आप टाइम के ऊपर पेमेंट कर देते हैं तो।
कंसिडर कैश सेल्स। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको कैश के ऊपर आप ले आए, जो उनको पता है कि यार इनकी हिस्ट्री ख़राब है, तो उनको कहें भाई कैश के ऊपर माल बेचेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप क्रेडिट कंट्रोल से रिलेटेड ले सकते हैं, और ये इनकी स्टोरी थी जो हमने देखी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है डब्ल्यू लिमिटेड परचेज गुड्स 1 मंथ बिफोर सेल, के डब्ल्यू लिमिटेड जो है परचेज करती है, परचेजेस गुड्स 1 मंथ बिफोर सेल्स, के जो माल बिकने वाला होता है नेक्स्ट मंथ में उसको फिर ख़रीदती है, 1 महीने पहले प्लानिंग करती है, क्योंकि मटेरियल आपको पहले से चाहिए। तो 1 मंथ बिफोर आप जो भी सेल्स होने वाली है उसको ख़रीद देते हैं, आप उसके लिए मटेरियल ख़रीद देते हैं ताकि वो प्रोडक्शन हो, बल्कि प्रोडक्शन तो है नहीं, इनकी रिटेल का बिजनेस है। तो 1 मंथ बिफोर जो है वो माल आपके पास आ जाए ताकि प्रॉपर तौर पे आप शोकेस करके उसको बेच सकें। 40% ऑफ गुड्स परचेजेज आर पेड फॉर इन द मंथ ऑफ परचेजेस, 40% उनका उसी महीने पे कर देते हैं टू गेट ए डिस्काउंट ऑफ 2%, और 2% डिस्काउंट इनको उस महीने मिलता है। से फॉर एग्जांपल $100 की कोई चीज़ खरीदी तो उसका 40% जो है वो हमने $40 हमने उसी महीने पे करेंगे, लेकिन 40 पे नहीं करेंगे, इसके ऊपर 2% डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो ये ऐड करके आप कितना करेंगे, बल्कि 440 का 2% आप निकालें 0.8 बनेगा, ये माइनस करके फिर पेमेंट करेंगे। इस तरीके से ये बताते हैं। द रिमेनिंग ऑफ आर पेड फॉर इन द नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग परचेजेज, और बाकी जो 60% है वो अगले महीने पेमेंट कर देते हैं। मार्कअप ऑफ 25% इज़ अप्लाइड ऑन ऑल सेल्स, सब सेल्स के ऊपर 25% मार्कअप ये लगाते हैं। तो अगर मार्कअप हम निकाल दें उसमें से, मार्कअप का मकसद क्या है कि 25 डिवाइडेड बाई 100, मार्कअप से मार्जिन निकालने, क्योंकि सेल्स के ऊपर मार्जिन लगता है। तो 1 डिवाइडेड बाई 5 आ गया ये, बल्कि 1 डिवाइडेड बाई 4 आ गया, और 1 डिवाइडेड बाई 4 जो आ जाए फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर उसको लिया है, और नीचे जो डिनोमिनेटर है सिंपल मार्कअप से मार्जिन निकालने के लिए उसमें 1 प्लस कर दें। तो 1/5 आ गया, 1 को 5 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाइड कर दें 100 से, यू गेट 20%। ये इसका मकसद है अब ये 20% जो है ग्रॉस मार्जिन है, और ग्रॉस मार्जिन किसके ऊपर लगता है, सेल्स के ऊपर लगता है, क्योंकि सेल्स की फिगर दी हुई है। तो मार्कअप से हमने मार्जिन, ये मार्कअप था, मार्कअप से हमने मार्जिन जो है वो कैलकुलेट कर लिया। मार्कअप 25% है, तो मार्जिन 20% है, और 20% आप सेल्स के ऊपर अगर लगाएंगे, माइनस करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी जो परचेजेज है हमारे वाले केस में। तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ देखें जुलाई का हम बना रहे हैं। तो जुलाई का मकसद ये हुआ कि जुलाई की अपने महीने की जो सेल्स है वो होगी, और 1 मंथ बिफोर का मकसद ये हुआ कि जुलाई के इसका मकसद है कि जुलाई के महीने की जो सेल्स है इसकी प्लानिंग आपने जून में की होगी, और जुलाई के अंदर जो आप प्लानिंग करेंगे वो किसकी करेंगे, अगस्त के अंदर जो सेल्स हो रही है। क्योंकि मांग आपसे क्या रहा है, कहता है प्रिपेयर द ट्रेड पेएबल बजट फॉर जुलाई, जुलाई के महीने का बजट बनाए। तो देखिए जुलाई के महीने का बजट बनाएंगे तो सबसे पहले तो ये कहता है कि 1 महीने बाद जो सेल्स होने वाली है उसको हम खरीदते हैं इस महीने, 1 महीने पहले। तो इसका मकसद है अगस्त का 320,000 जो है इसको इन्होंने जुलाई में ख़रीदा होगा। इसका पहले तो 20% माइनस कर दें आप, तो 320,000 मल्टीप्लाइड बाई 20%, ये 64,000 बनता है। ये एक्चुअली प्रॉफिट है। तो 320,000 में से माइनस किया आपने इसको, 256,000 बनेगा। ये 256,000 परचेजेज आ गई आपकी। मार्कअप निकाल दें अगर सेल्स में से तो कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट यहाँ परचेजेज है। इसका कहता है 40% इसी महीने पे कर देते हैं। तो इसका 40% कितना आ गया, 256 का 40% अगर आप निकालें तो 1,100 200 102 400 102,400 ये आपके पास आ गया जो 40% है। लेकिन इसका 2% और निकाल लें क्योंकि आपको डिस्काउंट इसके ऊपर मिलेगा। तो इसका 2% जो आपने निकाला तो 2048 बनता है। तो इसके अंदर से 2048 माइनस कर दें। 400 में से 2048 को माइनस किया तो 1352 ये एक्चुअली आपने पेमेंट करी है परचेजेस की। आप समझ गए क्या बात है, बहुत सिंपल है। मार्कअप से मार्जिन आपने निकाल ली है। अगस्त की सेल्स आप बेसिकली कब खरीदेंगे, जुलाई में खरीदेंगे। तो इसका सबसे पहले तो 20% निकाल के ये देख लें
कि आपके पास परचेजेस है कितनी, परचेजेस 256,000 आ गई आपके पास, इसका 40% उसने कहा है उसी, ये देखें बता रहा है आपको, 40% उसी महीने पे कर देते हैं और वो 2% डिस्काउंट भी मिलता है। तो 40% हमने इसका निकाला 102,400 बना, इसका 2% निकाला 2048 बना, और इसको जब हमने इसमें से माइनस किया तो 1352 डॉलर की आपने पेमेंट करी। ये तो इसका निकाल लिया आपने। उसके बाद में आप आ जाएं, देखें परचेजेस जो है वो ये आपने परचेजेस करी और इस परचेजेस का कितने परसेंट पे कर दिया, बैंक पेड फॉर करंट मंथ, ये करंट मंथ परचेजेस में आपको 1352 डॉलर में आपको कैलकुलेट करके ला रहा हूँ। तो ये तो अगस्त के महीने की कहानी हो गई। अब आते हैं हम इसके अंदर कि जुलाई के महीना जो है, देखें जुलाई का जो मंथ था, इसकी जुलाई का मंथ देखना, इसकी परचेजेस आपने कब करी होगी, इसकी परचेजेस की होगी आपने जून के अंदर बैठ के। तो जून में 40% तो इसका आ गया, ये 280,000 है, इस 280,000 का आप वही करें दोबारा, इसका 20% निकालें, तो 280,000 मल्टीप्लाइड बाई 20%, ये 56,000 आता है। ये प्रॉफिट है, इसको माइनस कर दें, 280,000 में से 224,000, ये 224,000 जो है आप देख रहे हैं, इसका आपने 40% पे कर दिया होगा, कब आके जुलाई के अंदर पेमेंट किया होगा आपने, बल्कि उसी महीने आप पे कर देते हैं। तो इसका मतलब है जून के महीने में आपने इसका 40% पे कर दिया, अब बाकी क्या बचा इसका 60%। तो 60% जो इसका बना वो बना 134,400, ये जुलाई के महीने में आप पे करेंगे। हैव यू गॉट माय पॉइंट कि जुलाई के महीने की जो परचेजेस है इसको आपने जून में बैठ के ख़रीदा होगा, और जून में जब आपने ख़रीदा होगा तो 40% आपने जून में पेमेंट कर दी, 60% आप जुलाई में पेमेंट करेंगे इसकी। तो ये ट्रेड पेएबल है जुलाई का 134,400। तो ये आप देख रहे होंगे 134,400 बैलेंस BD, ये पिछले महीने का बैलेंस है जो ट्रेड पेएबल का खड़ा हुआ था। करंट महीने की परचेजेज आपने ये करी, करंट महीने के अंदर 40% 2% डिस्काउंट माइनस करके इतनी पेमेंट करी, और जो 60% पेमेंट है वो डेफिनेटली बैंक पेड फॉर लास्ट मंथ परचेजेज है, लास्ट मंथ की परचेजेज आपने ये करी। और डिस्काउंट रिसीव जब मिलता है तो आपको पता है कि ट्रेड पेएबल को डेबिट कर देते हैं, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो इसका मकसद है इतना ओपनिंग था, इतने की परचेजेज करी, ये तीन चीज़ें माइनस करने के बाद जो बैलेंस आया 153,600 डॉलर, ये बैलेंस CD है। इसका मकसद है जुलाई के महीने का इतनी पेमेंट आपको करनी है, 153,600 डॉलर आपको पे करने हैं, और आपके पास जो खड़ा हुआ है जो आपको रिसीव करना है वो 480,000 डॉलर है। देख रहे हैं आप, इसका मकसद ये हुआ कि पेमेंट भी करनी है और रिसीवेबल आपका खड़ा हुआ है, पैसा आएगा कहाँ से, सीरियस लिक्विडिटी प्रॉब्लम कंपनी के अंदर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पैसा होगा नहीं, फिर बैंक से पैसा लेना पड़ेगा। तो इस कंपनी का जो क्रेडिट परचेज जो भी सेक्शन है जो काम कर रहा है, और ट्रेड रिसीवेबल की जो मैनेजमेंट है वो बहुत पुअर है। तो दैट्स ऑल। आपने देखा कि किस तरीके से बजट बनता है, मिसिंग फिगर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, बजट के अंदर फिगर्स कैसे आ रही होती हैं, क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, कैसे उसको एनालाइज करते हैं। तो ये फिर क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया आज की डेट के ऊपर, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो शुरू करेंगे फिर 2020 शुरू करेंगे, मार्च का पेपर ले लेंगे ताकि वहाँ से फिर प्रैक्टिस आपकी आसान रहेगी। तो होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, इसको अपने दोस्तों तक भी बढ़ाएं, इसको थोड़ा स्प्रेड करें। AS लेवल आपके जूनियर्स जो हैं, AS लेवल और O लेवल अकाउंटिंग, उसके भी पास पेपर्स बहुत बड़ी तादाद में पड़े हुए हैं, तो उनको रेफ़र करें अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को। और ये जो हम नॉलेज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसके अंदर अपना भी आप हिस्सा डालें, पार्टिसिपेट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।